नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते बहुत बहुत हैं कि धन्यवाद इस सर। समय हमने एक विशेष कार्यक्रम चला के रखा है, एक विशेष धारावाहिक चला के रखा है जिसका शीर्षक है रोजगार परक शिक्षण व्यवस्था, आवश्यकता और चुनौतियां। मित्रों, मैं जी आपको सर। बताना चाहता हूं कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन लगातार 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन करता है और कई संदर्भ पुस्तकों के अलावा तमाम समाज में सामाजिक गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए हमने एक स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल भी चला के रखा है, जिसका केवल उद्देश्य ये है कि हम इधर उधर की खबरों में ना पढ़ के हम जो सामाजिक रूप से सक्षम खबरें, जो सामाजिक चिंतन से भरी खबरें होंगी, उनको आपके समक्ष रखेंगे और साथ जी में ही कुछ तमाम ऐसी दिशा और दशा पर भी वर्णन किया करेंगे, तमाम ऐसी दिशा दशा पर भी चिंतन किया करेंगे जहां से हमको कुछ विशेष चीजें निकल के आए। तो आज हमारे साथ इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, इसी धारावाहिक को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रबुद्ध जन हमारे साथ मौजूद हैं, वो सोशल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं और उनका नाम मैं आपको उनसे परिचय कराता हूँ। उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी। आप हिंदी विभाग में हैं, गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज पीसागंज में, अजमेर में स्थित है, राजस्थान में। और सर, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सुन पा रहे हैं राजेंद्र बहुत जी जी को बहुत आप? जी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं रोजगार परक शिक्षण व्यवस्था, आवश्यकता और चुनौतियां। बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, रोजगार की आवश्यकता कहाँ नहीं है, ये तो कहने की बात नहीं है, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं। जी शिक्षण व्यवस्थाएं चल रही हैं, बच्चे भी निकल रहे हैं, लेकिन अच्छी शिक्षण व्यवस्था के बावजूद, अच्छी डिग्री के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट अपनी जगह वैसे ही बना हुआ है। तो जी। इस अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कारण हो सकता है? मैं समझता हूँ कि एक शिक्षक से ज्यादा तो कोई नहीं बात कर सकता इस विषय पर। तो चलिए, आइए मैं सीधे सीधे आपसे पूछता हूँ सर कि आपकी क्या राय है इसी विषय पर? जी सर, ये जो रोजगार परक शिक्षा अभी वर्तमान नई शिक्षा नीति से लागू हुई, जी लेकिन ये शिक्षा के क्षेत्र में तो लागू हो गई, लेकिन अगर हम बात करें तो आज विद्यार्थी के मानसिक स्तर पर ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई। हम देखते हैं समाज में दो तरह के विद्यार्थी हैं, जिसमें से एक काफी औसत से भी उच्च स्तर के शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, जो ज्यादातर विज्ञान और वाणिज्य संकाय की तरफ जाते हैं, और एक मध्यम और निम्न स्तर के बालक बालिकाएं हैं, विद्यार्थी हैं, जो कला वर्ग में समझते हैं कि मुझे एक फॉर्म भरना है, 12वीं सीरीज पढ़नी है और एक डिग्री लेनी है, ज्यादा से ज्यादा बीएड कर लेंगे। तो ये जो द्वंद चल रहा है, इसके कारण जो नई शिक्षा नीति है, जो शिक्षा परक रोजगार की बात करती है, कौशल परक रोजगार की बात करती है, ये गाड़ी पटरी पर नहीं आ पा रही है। इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा मेंटली इसको समझाना भी होगा, निम्न स्तर से कक्षा 5, 6, 7 से लगभग। हालांकि इसको समय लगेगा, अगर कक्षा 5 के विद्यार्थी को अगर हम समझाएंगे तो वो जब 8, 10 साल आएगा, तब तक वो हम देर हो जाएगी देश दुनिया को। हमको अभी से ही छोटे छोटे कैंप लगा के, छोटे छोटे सेमिनार करके, इससे जो नए विद्यार्थी हैं उनको इस रोजगार परक शिक्षा का महत्व हमें समझाना होगा कि ये शिक्षा आज हमारे लिए कितनी उपयोगी हो रही है। क्योंकि जो लगभग देश की आजादी के बाद से जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, वो एक डिग्री तारीख थी, जिसमें आज सबको रोजगार उपलब्ध होना आवश्यक नहीं। जहाँ पहले आज के 15, 20 साल पहले किसी राज्य के अंदर 15, 20 बीएड कॉलेज होते थे, 10, 15 बीएड कॉलेज होते थे, वहाँ बीएड करने में मतलब शिक्षक नियुक्त होना लगभग 80, 90% हो तय था कि वो शिक्षक बन जाएगा। आज की स्थिति ये हो गई, सरकार ने भी काफी महाविद्यालय खोले हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे बीएड क्षेत्र हो। वहाँ सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं और 1 वीक के सहारे या सेशनल नंबर्स के सहारे अपना स्कोर बना के वो उस भीड़, एक बेरोजगारों की भीड़ में वो जुड़ जाते हैं, जिनके पास स्वयं का कोई साधन नहीं हो सकता है। कुछ विषय ऐसे हैं जिससे वो कोई कोचिंग भी नहीं चला सकता। जैसे आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर है, जैसे मेरा विषय लेता हूँ मैं, तो इसमें बहुत उच्च स्तर का मानवीय होना मैं मानता हूँ कि आवश्यक है, तब वो सिविल सेवा जैसी परीक्षा में जा सकता है। तो जी सेकंड नंबर बात आती है, तब उसके पास रोजगार परक शिक्षा हो है तो वो अपना गुजारा कम में भी कर सकता है।
इसलिए आज की आवश्यकता बहुत हद से ज्यादा आवश्यक है कि बच्चों को ऐसे शिक्षा दी जाए कि वो विकट परिस्थितियों में अपना भरण पोषण कर सके। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अ, साथ में मुझे लगता है कि बात सही है कि जो टीचिंग व्यवस्था है, जो विद्यार्थियों के साथ एक चुनौतियाँ हैं, वो तो ख़ैर बहुत बड़ी हैं ही। क्या आपके लिहाज़ से शिक्षण व्यवस्था में भी कुछ जो है वो चेंज और आना चाहिए? ये जो अभी चल रही है वो बेहतर है? सर, शिक्षा व्यवस्था में जो केंद्र सरकार ने परिवर्तन किए, तो मैं आज आपको बता दूं कि धरातल पे वो परिवर्तन लागू ही नहीं हो पाए। ओह! केंद्र सरकार ने नई शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो सेमेस्टर प्रणाली लागू करी, मैं जी, उसकी बात करूं तो यूजीसी ने लागू करी, राज्य सरकार के पास आदेश गया और आज उस आदेश को लागू तो कर दिया, लेकिन जो स्थानीय विश्वविद्यालय है जी, वो पटरी पे नहीं ला पाए। आज मैं हमारे बात करता हूँ तो कोई कहीं दूसरा सेमेस्टर चल रहा है तो कहीं पहले एक सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया लागू है। आज के महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम तो सेमेस्टर व्यवस्था पर लागू है, लेकिन जो शिक्षकों की कालांश व्यवस्था है वो वार्षिक परीक्षा के आधार पर लागू है। तो आज सरकार सरकार का आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, राज्य सरकार केंद्र सरकार का। शिक्षा के प्रति देखा जाए तो आज भी विद्या हमारे राजस्थान की बात करें तो महाविद्यालय शिक्षक जो नियमित रूप से हैं वो अवकाश पर है, कागजी अवकाश है, और वहीं दूसरी ओर सेमेस्टर की कक्षाएं लग रही है। तो विद्यार्थी कैसे इस पटरी पर वो चल पाएगा शिक्षा की नई व्यवस्था पर। तो सबसे पहले सरकार को सख्ती के साथ इस व्यवस्था को लागू करें और नियमों को वास्तव में व्यवहारिक बनाए, तब जाके ये व्यवस्था लागू हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और कहीं-कहीं तो हमने ऐसा भी देखा है, भारत के कुछ टीचरों से बात करी हमने, तो वहाँ तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमको पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। बिल्कुल मतलब सर। बाकी की तो बात ही क्या की जाए, अभी तक मुझे सरकार की तरफ से खुद एक अच्छी-सी गाइडलाइंस नहीं मिली है कि आखिर हमको करना क्या है। तो अभी अभी वो नई पहले शिक्षा सेमेस्टर में व्यवस्था। है, चौथा सेमेस्टर ही कहीं-कहीं चला गया है, तो अभी वो क्लियर नहीं है, विज़न शिक्षकों को भी क्लियर नहीं है कि क्या करना है। जी सर। जी, चलिए सर, मूल्यांकन टेस्ट तो नहीं चाहिए है सर। जी, आपसे बहुत अच्छी-सी बात हुई। और हिंदी विभाग से हैं आप। लोग जी सर। प्रायः बच्चों के दिमाग में होता है कि भाई रोज़गार में हिंदी का कोई योगदान नहीं है, या हिंदी जी विभाग में रह के हम क्या ही कर लेंगे, लोग कॉमर्स की तरफ भागते हैं, साइंस की तरफ भागते हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि हिंदी के क्षेत्र में बहुत संभावनाएँ हैं। जी आप पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री हिंदी पे, पूरी बॉलीवुड हिंदी पे ही चल रहा है। साहित्य हिंदी में चल रहा है, बड़ी-बड़ी लेखकों की कविताएँ और किताबें हिंदी में चल रही हैं। हिंदी में जी राजभाषा अधिकारी के पद पर जो है वो बड़ी अच्छी नियुक्तियाँ होती हैं, ट्रांसलेटर, अनुवादक होते हैं हिंदी में। जितना मीडिया समूह है सब हिंदी में चल रहा है भारत का। तो हिंदी, अगर आप हिंदी को अंडर एस्टिमेट करके चलें तो भी उचित नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, अगर कोई बच्चा उनका हिंदी में मजबूत है तो उसे हिंदी में ही आगे बढ़ाएँ। हिंदी में भी जी अपार संभावनाएँ हैं। और इसका एक ताज़ा उदाहरण हमारे साथ जो डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी जुड़े हैं वो भी हैं कि आप हिंदी से ही प्राध्यापक हैं, हिंदी से ही प्रोफ़ेसर हैं। और मतलब अच्छी सैलरी और अच्छे सम्मान के साथ आप इस समाज में जी रहे हैं। तो हमारे तमाम दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि ख़ैर जो प्रतिभा होती है, कहते हैं गुदड़ी के लाल छुपाए नहीं छुपते। तो यदि आप में प्रतिभा है तो ये मुद्दा नहीं है कि नई शिक्षा नीति क्या है, ये मुद्दा नहीं है कि रोज़गार नहीं है, ये मुद्दा नहीं है कि आपके पास आमदनी नहीं है। आप कहीं से भी पत्थर तोड़ के दशरथ मांझी का किरदार निभा सकते हैं। कुछ और कहना जी चाहते हैं राजेंद्र जी आप? जी सर, ये है कि सरकार को जो हमने नीति लागू करी है 2020, उसको व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करे, उसे विद्यार्थी भी समझे, जी, प्राध्यापक भी अपने जिम्मेदारी के अनुसार उसे अपना योगदान दें, जी, ना कि इसको केवल पेपर्स में चलाएं, कागजों में चलाएं। जी। तब जाके ये रोजगार परक भी हो सकती है और इसके सामने जो चुनौतियां आ रही हैं वो भी समाप्त हो सकती चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, आपने इतना कीमती समय दिया। ये है। 10-12 जी मिनट का समय हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनकी हो सकता है आँखें खोलने का काम करे। और जी एक सदस्य के तौर पर एक सोशल रिसर्च जो फाउंडेशन, तो चलिए सर, मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने आपको बताया ये सर्टिफ़िकेट तो शायद आप देख भी पा रहे होंगे, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे इसको। अ, ये आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं ही, और डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेक्रेटरी हैं वहाँ अजमेर से। और जी आपका ये मेंबरशिप भी हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे। और
तो सर मैं ये भी चाहता हूँ, ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप कविता, कहानी, लेख, सुलेख कुछ लिखते हैं तो हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है। उसका नाम है केवल कविता। तो आप जो है कुछ भी अगर लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो आप केवल कविता नामक पेज पर हमसे जुड़कर और अपनी साहित्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। जी। तो राजेंद्र जी, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे नमस्कार करता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आपका जुड़े। भी बहुत और हम धन्यवाद। लोग आगे भी जुड़ते रहेंगे, आगे भी इसी तरीके की बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हज़ारों की संख्या वाला सेमिनार हो। अगर 2 लोग भी अच्छे सत्संग की बातें कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ें समाज में एक अच्छा आउटपुट लेके जाएँगी। चलिए, जी, बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बहुत कीमती समय दिया। धन्यवाद। नमस्कार सर।